हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल सांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी पर। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा हो, अच्छा मूड रहे, आपका अच्छी पढ़ाई हो, पूरी एनर्जी आपके पास हो। आपकी जितनी एनर्जी है वो ऑप्टिमम एनर्जी को आप यूटिलाइज कीजिए। अपने फोकस जो आपका गोल है उस पर चैनलाइज कीजिए सारी एनर्जी को। आसपास की चीजें जहां पर एनर्जी वेस्ट हो रही है उनको छोड़िए। आज का दिन बेस्ट निकालिए अपना। सबसे पहली तो ये बात है, ठीक है। दूसरी बात, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर। खास तौर से आपका जो एग्जाम आने वाला है अभी रिसेंट में AEWS का, तो वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे हम, खास तौर से मेटल से रिलेटेड और रिसोर्सेज से रिलेटेड हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन कुछ पूछे गए। ठीक है, तो ये क्लास से सभी एग्जाम देने वाले जो भी मैं बिल्कुल फोकस कॉमन चीज़ें लेके आ रहा हूँ। जो भी आप, अगर आप AEES का एग्जाम देने वाले हैं या KVS का एग्जाम देने वाले हैं या DSSB, ठीक है, तो कॉमन पार्ट को मैं लेके आया हूँ आपके पास। आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। कुछ बच्चों ने पूछा कि PRT के लिए ही हेल्पफुल है क्या, तो नहीं, TGT के लिए भी हेल्पफुल है और TGT SST स्पेशली इसके लिए तो हेल्पफुल है ही। तो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए क्लास को, पूरी क्लास देखिए, आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, इधर उधर की बातें। ठीक है, आपने एक ऐड देखा होगा, सीधी बात नो बकवास। तो आपको 10 से 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, एक एक घंटे तक लगे रहते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल कंटेंट ही करवाया जाएगा। और अगर हम 20 क्वेश्चन भी लेंगे तो उन्हीं 20 क्वेश्चन से आप 60 के अराउंड क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। चलिए, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर व्हाट। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? सेंटर, नेशनल, स्टेट। उसके बाद सेंटर स्टेट लोकल, सेंटर स्टेट अर्बन और सेंटर रूरल अर्बन। तो देखिए यहाँ पर केंद्र और राष्ट्रीय ये तो सेम हो गया, तो नेशनल ये तो कट गया, एक चीज को रिपीट कर दिया गया। उसके बाद है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, इसमें कुछ बात बनती है। अब देखिए सेंट्रल, स्टेट एंड अर्बन, अर्बन भी लोकल ही है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो आपको देखा ये रूरल और अर्बन लोकल के अंदर आ जाता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक तो सेंटर गवर्नमेंट होती है, आप सभी जानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री बनता है वो सेंटर गवर्नमेंट का हो गया। उसके बाद राज्य सरकार हो गई, मुख्यमंत्री वहां से बनते हैं। उसके बाद स्थानीय स्वशासन जिसे कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कह देते हैं, स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा स्तर हो गया। तो भारत में 3 स्तर पर गवर्नमेंट काम करती है। अब देखिए किसी पर गांव में या किसी कस्बे में, शहर में, किसी शहर के वार्ड के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर, तो प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, ना मुख्यमंत्री आ सकते हैं। लोकल इश्यूज को जो है एड्रेस करने के लिए स्थानीय सरकार का भी एक प्रावधान किया गया है। और इसमें आप देखेंगे 73rd अमेंडमेंट जो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1992 में, और 74th अमेंडमेंट जो किया गया है, जो कि 1992 में ही किया गया, जो कि इम्प्लीमेंट 1993 में हुआ है। तो इसमें जो है वो आप देखेंगे जो ग्राम पंचायत है उससे रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया है, और इसके अंदर अर्बन जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उससे रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो गया कौन सा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर स्टेट्स विच आर सिचुएटेड अलोंग हिमालयाज आर। ठीक है, ये इंडियन मैपिंग का क्वेश्चन हो गया। हिमालय के किनारे पर स्थित 4 राज्य बताइए। तो अगर आपको हिमालय स्टडी किए हैं तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए गुजरात जो है बहुत नीचे की तरफ है, ये तो समुद्र के किनारे है, तो गुजरात के ऑप्शन से हम यहाँ इसको एलिमिनेट करेंगे। हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, यही बेस्ट मेथड होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तब भी आप ठीक करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। आपका 100% अगर क्वेश्चन जो है आता है आपको, इवन आपको 50% भी आता है तब भी आप आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर बिल्कुल हिमालय है वहां पर। हिमाचल प्रदेश कुल्लू कांगड़ा जो आपने देखी थी कल की क्लास में, जो हिल स्टेशन है, उत्तराखंड के हिल स्टेशन देखे थे हिमालय में, अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा था। तो ये सारे तो मुझे लगता है ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। यहाँ गुजरात से फिर से ऑप्शन कट रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन फिर से कट रहा है। उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल
उड़ीसा उत्तर प्रदेश में कहीं हिमालय नहीं है, उड़ीसा में हिमालय नहीं है। दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। तो हमें सही आंसर क्या मिल गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए नैरो चैनल ऑफ सी सेपरेटिंग टू लैंड मास इज कॉल्ड एज व्हाट? एक दो भूभागों को अलग करने वाले समुद्र के संकीर्ण चैनल को क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर आपको मान लीजिए ये एक लैंड मास है और दूसरा लैंड मास ये है और बीच में से जा रहा है पानी। ठीक है, ये बात कह रहे हैं कि एक नैरो चैनल पानी का है जो दो लैंड मास को सेपरेट करता है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, दिस नैरो चैनल इज कॉल्ड एज स्ट्रेट। स्ट्रेट को हिंदी में जल संधि कहते हैं, क्योंकि जल के द्वारा ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जल संधि हो गई। दूसरा इसका नाम है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया? स्ट्रेट। ठीक है, अब एक यहाँ पर देखिए खाड़ी दिया गया है, खाड़ी को भी समझे, आंसर तो हमने निकाल लिया। खाड़ी पानी का वो पार्ट होता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, जैसे आप देखते हैं भारत के पार्ट में देखते हैं, ये म्यांमार देश हो गया, इधर इधर ये बे ऑफ बंगाल है, इधर भी जो है आपको लैंड दिखाई देगा, इधर भी लैंड दिखाई देगा और इधर भी लैंड दिखाई देगा। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल जो है ऐसा समुद्र जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हो, तो ये हो गया गल्फ, या बे भी कह देते हैं इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद इस्थमस, देखिए इस्थमस क्या है? ये वो पार्ट है जो दो पानी को जोड़ता है, दो दो वाटर बॉडी को, जो पार्ट जो लैंड मास जोड़ता है। ठीक है, एक लैंड मास जो कि दो वाटर बॉडी को जोड़ता है, इसे कहते हैं इस्थमस। ठीक है, तो इसको आप भूसंधि भी कह सकते हैं। अभी जल संधि मैंने बताया, ये भूसंधि है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्री विद इंडिया आर? भारत के पड़ोसी देश, अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आते ही है। नेबरिंग कंट्रीज, हम अपने नेबर्स नहीं बदल सकते। अगर हम घर बदल सकते हैं, हम अपना घर बदल के भी नेबर्स तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी देश नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी कैसे हैं? ठीक है, किसके साथ कौन सी सीमा लगती है? देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बिल्कुल यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्या अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है? तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको देखना है कि ये पीयूके वाला जो पार्ट है, यहाँ पर 106 किलोमीटर हम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, उसके बाद ये पाकिस्तान है। तो लेकिन हालांकि ये पीओके जो है अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, फिर भी हम पीओके को अपना ही पार्ट मानते हैं, इसलिए यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा मिल रही है, पाकिस्तान के साथ भी मिल रही है, म्यांमार के साथ भी हमारी सीमा मिलती है और बांग्लादेश के साथ भी मिलती है, चाइना के साथ भी मिलती है, नेपाल के साथ भी मिलती है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो गया। अगर पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा का नाम पूछे तो इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ये 1947 में खींची गई थी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ठीक है, और उस समय पर दो पाकिस्तान बने थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो मैंने अभी दिखा दिया ये वाला, उसके बाद एक और पाकिस्तान था जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश जो अभी बन गया पूर्वी पाकिस्तान। तो इस हिसाब से भारत और बांग्लादेश के साथ भी जो सीमा रेखा है उसका नाम भी रेड क्लिफ लाइन हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये पीओके में आप देखेंगे ये जो लाइन जो बनी हुई है फिलहाल, उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन तब से बनी हुई है जब से पाकिस्तान ने पीओके को ऑक्युपाई किया था 1948 में। कबीलाई सेना आ गई थी वहां पर, और एलओसी इस तरफ, ये पार्ट जो पाकिस्तान के पास है, लेकिन एलओसी इसको कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद चाइना के साथ मैकमोहन लाइन है। ठीक है, चाइना के साथ मैकमोहन लाइन है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे अफगानिस्तान के साथ डूरेंट लाइन है। ठीक है, आप 1 मिनट वेट कीजिए, चार्जिंग में दिक्कत आएगी, क्लास रुक सकती है, तब तक आप हमने आंसर तो निकाल दिया ऑल ऑफ द को, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, मैं भी आता हूँ।
चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है? द टोटल एरिया अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, भारत जो है पूरे वर्ल्ड के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% इंडिया के पास है। दिस इज द राइट आंसर। लेकिन हमारे पास विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास है। 17.5% जो है जनसंख्या हमारे पास होती है, लेकिन हमारे पास लैंड बहुत कम है। दैट इज वाई रिसोर्सेज कम है। ठीक है, रिसोर्सेज कम है, इसी वजह से बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, और जनसंख्या में देखें तो इतना परसेंट है। तो भारत दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, और 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, 7वें नंबर पर है। कैसे याद रखेंगे सातों कंट्रीज को, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, RCUCBAI, अगर इसको बोलें तो इसको कहेंगे रक्कुकुबाई। रक्कुकुबाई याद रखिए। तो पहले नंबर पर सबसे बड़ी कंट्री जो है वो रशिया है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कनाडा है, कनाडा बोल देते हैं, या फिर USA तीसरे नंबर पर, उसके बाद चाइना। तो ये 4 बड़ी कंट्री। उसके बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, तो महाद्वीप की बात नहीं कर रहा, और 7वें नंबर पर है इंडिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पहले भी कंटेंट पार्ट में करवा दी गई हैं। कंटेंट पोर्शन आप करते रहिए, तो कंटेंट पोर्शन के साथ आपको यहाँ पर ये क्लासेस स्पेशली रिवीजन के लिए इसलिए बनाई गई है, ताकि आपका कंटेंट जो आपने कोर्स में किया है हमारे, वो कंटेंट आपको रिवाइज हो जाए और आपको फाइनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे लेके आया जाए, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। MCQ टाइप के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट की क्लासेस दी जा रहेगी। उसके बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो अभी क्लासेस जो है वीकली 4 से 5 जो है आपको GS की, जिसमें EVS का पोर्शन जो KVS का है उसको कवर करने की कोशिश है। उसके बाद साइंस की क्लासेस भी होंगी, तो आप सभी बच्चे को रेगुलर क्लासेस मिलेगी। ठीक है, तो जो बच्चे जो जिनको हमारी क्लासेज यहाँ अच्छी लगती है, वो बच्चे हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं हमारे KVS PRT, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। KVS PRT में जिसने डाइट की हुई है, जिसने JBT की हुई है, वो भी एलिजिबल है, और D.Ed की हुई है। ये सब अलग अलग नाम है। एलिमेंट्री एजुकेशन के जो डिप्लोमा होता है, प्राइमरी तक 5वीं तक जो पढ़ाते हैं टीचर, उनके लिए। ठीक है, या DLED की हुई है कईयों ने, या BLED की हुई है। ठीक है, इसके अलावा KVS PRT में आपको B.Ed अगर आपने की हुई है तो आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सभी के लिए यूजफुल क्लास हो गई। उसके बाद अब DSSB की बात करें, तो DSSB में भी ये सारे एलिजिबल हैं PRT के लिए, और साथ ही साथ अब DSSB ने B.Ed भी अलाउ कर दिया है, तो आप सभी जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो KVS PRT की का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप DSSB PRT की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। DSSB PRT ये दिल्ली में जॉब्स होती हैं सबसे ज़्यादा हायर, जो एक्स सिटी है सबसे ज़्यादा सैलरी भी यहीं मिलती है। जितनी भी एक्स सिटी है उसमें दिल्ली भी एक है। तो KVS में भी आप लगेंगे, तो यहाँ पर एक्स सिटी में आपको इक्विवेलेंट टू सैलरी दोनों में बराबर है, बस HRA का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर आपकी लोकेशन बदलती है। ये ऑल इंडिया की जॉब हो गई। ये भी अगर आप ऑल इंडिया से हैं तो आपके लिए दिल्ली में रहेगी, तो ये भी एक तरह से सेंटर की जॉब हो गई। वैसे दिल्ली स्टेट का दर्जा दे दिया गया है, फुल स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, तो आपको दोनों ही कोर्सेज जो है आपको बेनिफिशियल होंगे। तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप जो है लेट करने से आपको जो है कोई फायदा नहीं है। चलिए, विच कंट्री अमंग द इंडियाज नेबर इज द स्मॉलेस्ट? इंडिया के नेबर्स के अंदर कौन सी कंट्री सबसे छोटी है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। अगर आपने मैप देखा है तो आप इजीली बांग्लादेश को और नेपाल को एलिमिनेट करेंगे। भूटान और श्रीलंका में आपका कंफ्यूजन है, फिर भी आप देखेंगे भूटान बहुत छोटी सी कंट्री है। ठीक है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। आपको राजधानी भी याद होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो सबसे छोटी कंट्री अगर पूछे भारत के नेबर्स के अंदर, तो वो भूटान है। भूटान भारत के नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, नेपाल भी नॉर्थ की तरफ है,
डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, मैप को अच्छे से स्टडी कीजिए। श्रीलंका साउथ की तरफ है और बांग्लादेश ईस्ट की तरफ है, तो भारत के रिलेशन में इनकी डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेरिडियन इज फिक्स्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? कौन सी मेरिडियन को भारत के मानक यामोत्र के रूप में मध्याह्न रेखा नियत किया गया है? ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 84.5 डिग्री ईस्ट, 86.5 डिग्री, 86 डिग्री ईस्ट या 81 डिग्री ईस्ट। तो आप देखते हैं, आप सभी जानते हैं कि भारत की मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर आप बात करें तो कहाँ से डिसाइड होता है? वो 82.5 डिग्री ईस्ट से डिसाइड होता है। तो ये रेखा जो है, ये आप जो भी जानते हैं कि 5 स्टेट से गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, ये 5 स्टेट से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, आपको ये कंटेंट में अच्छे से समझाया गया है क्यों ऐसा होता है कि भारत का समय इन कंपैरिजन टू लंदन या ग्रीनविच के टाइम से क्यों भारत का समय 5-5.5 घंटे आगे है। ठीक है, हम प्लस जोन में हैं, तो वहां पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है, तो भारत में उस समय पे शाम के 5 बज चुके होंगे। लंदन में अगर इतना बजा है तो ये क्यों है, ये आपको बताया गया है। हर डिग्री पे कितना डिफरेंस आता है आपको समझाया गया है। कई बार समझा दिया गया है, यहाँ भी समझा दिया गया है। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर कोर्स में एनरोल ना करें तो कैसे तैयारी करें? कोर्स में एनरोल ना करें तो आप एनसीईआरटी की मदद से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, केवीएस के लिए भी और डीएसएसबी के लिए भी। डीएसएसबी में थोड़ा स्टैटिक जीएस भी आती है। ठीक है, आप वो स्टैटिक जीएस की अलग किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं। तो केवीएस के लिए, पीआरटी के लिए आप एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये मान के चलिए कि 80 से 85% टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। 6 से 10 तक की क्लास में आपको ये मिल जाएगा। 5% पोर्शन जो है आपको 12th में मिल जाएगा, लेकिन 10% आपको नहीं मिलेगा, वो आप एनसीईआरटी से नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं जो इन्होंने उठाए हैं, वो स्टैटिक जीएस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ही जगह पे इतनी सारी क्लासेस ना पढ़ के एक जगह पे एक टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपने आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम स्टडी को दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका पढ़ने का स्टेमिना कितना है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वुड यू फाइंड द लीस्ट डिफरेंस इन द ड्यूरेशन बिटवीन डे टाइम एंड नाइट टाइम? इनमें से किस स्थान पर आप दिन और रात के समय की अवधि में सबसे कम अंतर पाएंगे? तो यहाँ पर आपको लैटिट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइन जो लेटी हुई लाइन है, 0 डिग्री इक्वेटर हो गई। उसके बाद टोटल 90 डिग्री तक आप जो है आप देखते हैं इतने लैटिट्यूड्स हैं, 90 डिग्री साउथ तक लैटिट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको बताया गया है पहले भी कि जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो डे एंड नाइट के टाइम में डिफरेंस आपको बहुत बढ़ता दिखाई देगा। ठीक है, 0 डिग्री पर डे एंड नाइट का डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर रहते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ जाए तो डे और नाइट के उसमें डिफरेंस होगा। अब ये बात की जो है इन्होंने की है वो हम मैप के जरिए समझेंगे कि अब कौन सा ज्यादा 0 डिग्री के पास है। ठीक है, भारत के मैप के अंदर ये 0 डिग्री यहाँ से जा रही है भूमध्य रेखा, और भारत ये 8 डिग्री और 4 मिनट इतना ये लैंड मास जो है इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये है, इसे कन्याकुमारी कहते हैं। ये इतने लैटिट्यूड पे भारत का लैंड मास का मेन लैंड मास का साउदर्न पॉइंट है, और टोटल लैंड मास का 6 डिग्री 4 यूनिट ये इंदिरा पॉइंट हो गया अंडमान निकोबार में। तो अब आपको बताना है कि देखिए लेह कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसके बाद श्रीनगर यहाँ पर है, फिर ईटानगर यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, और रह गया कौन सा फिर कन्याकुमारी यहाँ पर। तो कहाँ पर डे और नाइट में सबसे कम अंतर दिखाई देगा? तो सीधी सी बात है कन्याकुमारी में कम अंतर दिखाई देगा। कारण क्या है? क्योंकि अभी ये भूमध्य रेखा के पास है, ऊपर जाएंगे तो डे और नाइट में डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये अगर ये कंटेंट क्लास तो साथ साथ करते रहिए ताकि आपको इन क्वेश्चन का फायदा मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित है? ठीक है, अंडमान निकोबार आप सभी जानते हैं। अगर इंडियन पेनिनसुला की बात करें, पेनिनसुला क्या होता है आपको पहले भी बताया गया है। पेनिनसुला क्या होता है? वो लैंड मास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडस ओशियन हिंद महासागर। तो इसने कहा है कि कौन सा वेस्ट कोस्ट पर यूनियन टेरिटरी ऐसी है। देखिए चंडीगढ़ तो आप सभी जानते हैं कि वो कोस्ट पे नहीं है, वो ऊपर की तरफ है भारत में। ठीक है, चंडीगढ़ तो वैसे ही कट जाएगा, तो इसको तो हटा दीजिए। ऑप्शन बाकी जो बच गए हैं वो सारे के सारे
ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। देखिए पुदुचेरी, मेन पुदुचेरी को इन्होंने कह दिया है, ठीक है। तो मेन पुदुचेरी आप देखेंगे तो तमिलनाडु की कोस्ट के पास है, तो ये तो ईस्ट कोस्ट हो गया। हालांकि पुदुचेरी का एक पार्ट माहे आपको मिलेगा केरल में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शनों से ही आंसर निकालना है, तो हमें दो ऑप्शन एक जैसे आंसर निकल सकते हैं, तो हमें उसमें भी बेस्ट निकालना पड़ेगा। अंडमान निकोबार भी कट जाएगा क्योंकि ये ईस्ट कोस्ट की तरफ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पश्चिमी तट पूछा है, यहाँ पर दो ऑप्शन कट गए। दादर नगर हवेली पूरी तरीके से आपको ईस्ट कोस्ट पे दिखाई देगा, गुजरात के पास, ठीक है। दादर नगर हवेली, और अब इसमें दमन दीव भी जुड़ गया है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया गया है, पहले ये अलग अलग थे। तो दादर नगर हवेली सिचुएटेड एट, उसके बाद पुदुचेरी यहाँ पर है, हालांकि पुदुचेरी का एक हिस्सा माहे यहाँ पर है। पुदुचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके अलग अलग पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर पुदुचेरी भी दिखाई देगा, एक आंध्र प्रदेश में आपको यनम भी दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान रखना है। उसके बाद अब आपको आंसर मिल गया है, दादर और नगर हवेली पूरी तरीके से वेस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन द 3 सी? कौन सा पार्ट है इंडिया का जो कि 3 समुद्रों पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, कावारती, कन्याकुमारी या कोची? तो आप इनकी सिचुएशन, आपको अगर यूनियन टेरिटरी पढ़ी है तो आप इसको आंसर निकाल पाएंगे। देखिए लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी कावारती है, लेकिन यहाँ पर तो बस अरेबियन सी है, तो ये 3 सी पर तो नहीं है, तो ये तो कट गया, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप हो गया। अब ये रह गया कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहाँ पर सिचुएटेड है, तो इस तरफ अरेबियन सी है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर इंडस ओशियन है, तो इसके चांस बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पोर्ट ब्लेयर तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो ये तो एक बे ऑफ बंगाल में ही है, तो ये भी कट गया, पोर्ट ब्लेयर भी कट गया है। उसके बाद कावरती हमने काट ही दिया था। कोची जो है वो केरला में है, केरला में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिचुएशन दिखाई देगी कि ये तो अरेबियन सी पे है, तो ये भी कट गया, तो हमारा सही आंसर हो गया कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी आप देखेंगे यहाँ पर अरेबियन सी है, उसके बाद इधर बे ऑफ बंगाल है, और उधर इंडस ओशियन है, और यहाँ पर कन्याकुमारी के पास मन्नार की खाड़ी भी है। आप ध्यान रखेंगे, आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट? कौन सा जो है अक्षांश के इनमें से कौन सा समांतर भाग, कौन सा समांतर, देखिए अक्षांश को समांतर भी कहते हैं, अक्षांश रेखा को पैरेलल भी कहते हैं। लैटिट्यूडनल लाइन का दूसरा नाम है पैरेलल, समांतर। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए ये 0 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद एक पैरेलल जाती है नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये भारत को लगभग देख पूरी तरीके से नहीं, लेकिन लगभग हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो ये 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। आपको बताएंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आता है कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, पहले अभी ये याद रखिए कि लगभग बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सम यूटिलिटी? इनमें से किसकी उपयोगिता है? देखिए अगर यूटिलिटी है किसी चीज की तो वही रिसोर्स कहा जाता है, तो ये रिसोर्स का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो इनमें से किसकी जो है कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, ये पता करना है। अगर किसी चीज की उपयोगिता नहीं है तो वो रिसोर्स काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो पानी की यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी है, वेजिटेबल हमारे लिए यूजफुल है, तो ये सभी हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू? अगर इकोनॉमिक वैल्यू है किसी चीज का, ठीक है, उसको इकोनॉमिक वैल्यू के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो बताना है किसके पास है। लैंडस्केप होता है जैसे किसी जगह को पूरी तरीके से देखिए, उसमें मान लीजिए आप दिल्ली में है या कहीं और है, तो उस दिल्ली के अंदर जितने मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, झील है, सारी चीज को मिला के वो लैंडस्केप बन जाता है। तो उस क्षेत्र की क्या यूटिलिटी है? बिल्कुल यूटिलिटी है। अगर वो खेत का एरिया होगा तो वहाँ कृषि की जाएगी, बाकी एरिया में पब्लिक रह रही होगी, हाउसिंग एरियाज होगा, ठीक है।
उसके अलावा कहीं पर आपको रिक्रिएशन के लिए झील वगैरह होंगी तो लैंडस्केप की तो यूटिलिटी है, नो डाउट। वैसे भी आप कहीं कहीं प्राकृतिक सीनरी देखने जाते हैं तो वो भी एक तरह से टूरिस्ट वहां पर जाते हैं तो इकोनॉमिक वैल्यू होगी उस प्लेस की। होम रेमेडीज, घरेलू उपचार, क्या घरेलू उपचारों की भी इकोनॉमिक वैल्यू है? बिल्कुल, घरेलू उपचार जो है बहुत सारे एंशियंट टाइम से चल रहे हैं और बहुत सारे आयुर्वेदा पे बेस्ड है, तो उसको भी आप आर्थिक मूल्य दे सकते हैं। बहुत सारे आपने देखा है कि देसी तरीके से इलाज करने वाले लोग आपको मिलेंगे, तो ये भी यूटिलिटी है। मेटल्स की भी यूटिलिटी है, इकोनॉमिक वैल्यू है, बिल्कुल मेटल्स की यूज होता है, इनको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ द वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स ऐसी मैटर होता है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है, और यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक डेफिनेशन ही पता चल गई एक तरह से। रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ व्हाट? देखिए, रिसोर्सेज जो है वो अर्थ पर असमान रूप से संसाधन वितरित किए गए हैं, इसके पीछे कौन से कारण है? ठीक है, द डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल लेवल। देखिए, आपको देखना है कि वो रिसोर्सेज जो है वो असमान रूप से पृथ्वी पर क्यों वितरित किए गए हैं? विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण, ये तो है। नेचुरल कंडीशन की वजह से आपको रिसोर्सेज अलग तरह के दिखाई देंगे, कहीं पर पहाड़, कहाँ पर मैदान, कहीं पर पानी है, कहीं पर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया। अब है लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट से रिसोर्सेज क्या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? तो ये हो सकता है कि भाई जैसे एजुकेशन के रिसोर्सेज हैं, वो चीज़ें हैं, स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, गाँव में तो नहीं है, वो तो हो सकता है। अब इसने कहा है कि टेक्नोलॉजिकल लेवल, तकनीकी स्तर, क्या तकनीकी स्तर की वजह से भी रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? ये भी ठीक है। देखिए, एक रिसोर्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप मोबाइल का यूज करते हैं या इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है, इस रिसोर्स का अगर आपके एरियाज में टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो रिसोर्सेज हम यहाँ पर नेचुरली ही नहीं देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि मैन मेड है। ठीक है, तो मैन मेड रिसोर्सेज भी हैं, तो इसकी वजह से ये सभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें इसको थोड़ा सा वास्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड एज व्हाट? ऐसे रिसोर्सेज जो कि संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं और बहुत अधिक संशोधन के बिना उपयोग किए जाते हैं, क्या उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ह्यूमन मेड तो वो होंगे जो हमने खुद मॉडिफाई करके बनाए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ये हो सकता है, एज इट इज यूज कर रहे हैं। कल्चरल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि पहला ऑप्शन कट चुका है। कल्चरल, सांस्कृतिक संसाधन नहीं कहेंगे उसको, सांस्कृतिक संसाधन तो मानव से रिलेटेड हो गए ना, कल्चर कैसा है हमारा, तो ये प्राकृतिक संसाधन इसको आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया जाए वो किस बेस पे किया जा सकता है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, बिल्कुल लेवल एंड डेवलपमेंट ऑफ यूज जो है ये हो सकता है। ओरिजिन कहाँ पर हुआ है? स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी है, बिल्कुल कहाँ पर स्टॉक रिसोर्सेज है, नहीं है, तो ये तीनों ही लेवल पे हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी आर नोन, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी का हमें पता है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, सभी तो होंगे नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा, ये आपके लिए टास्क दे देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बताने का मतलब है कि आपने पूरा क्लासिफिकेशन ही पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ा है तो आपको वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, ये सारी चीजें पढ़ने का। चलिए आज का आपका टास्क है, कल यहीं पे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये टास्क दिया जा रहा है, ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर बता देंगे तो आपका टॉपिक तैयार नहीं होगा। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्सेज जो लिविंग बींग से मिलता है उसको कह रहा है ये। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे संसाधन होते हैं जो लिविंग बींग से मिलते हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग से मिलने वाले एबायोटिक कहलाते हैं। रॉक्स नॉन लिविंग है, मिनरल्स भी नॉन लिविंग है, सोइल्स भी नॉन लिविंग है, एनिमल जो है वो लिविंग रिसोर्सेज है, तो ये आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कोयला इसका उदाहरण है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज या पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए
पोटेंशियल रिसोर्सेज तो नहीं है। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो भविष्य में हम इसको यूज कर सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन कोयले को तो हम अभी भी यूज कर रहे हैं। मानव संसाधन होते हैं ह्यूमन से रिलेटेड। अगर ह्यूमन को पढ़ा लिखा दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दे दी जाए, स्किल दे दी जाए, तो वो एक रिसोर्स के रूप में काम आ जाते हैं। तो ये कोयला उसमें भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको फिर से जो है क्रिएट किया जा सकता है। तो कोल तो हजारों करोड़ों सालों के बाद बने हैं, तो ये रिन्यूएबल तो नहीं है। एक बार सारे खत्म हो गए तो खत्म ही हो जाएंगे, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी एंड एग्जांपल ऑफ व्हाट। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जो हमने विकसित की है वो नेचुरल रिसोर्स है या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है या बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द। देखिए टेक्नोलॉजी जो है हमने विकसित की है, तकनीकी विकास जो हमने किया है, टेक्निक्स हमने सीखी है, वो हमें कुदरत ने तो नहीं दी है, हम उसका यूज करके कुदरत के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अपने लिए। देखिए ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, तो बोथ भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो हमारा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसोर्स यूज्ड केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड एज व्हाट। अगर संसाधनों का सावधानी से प्रयोग किया जाए, ठीक है, और उन्हें नए सिरे से प्राप्त करने का समय दिया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए रिसोर्सेज को आप अंधाधुंध यूज कीजिए, जैसे वाटर है, अब वाटर को वेस्ट करने लग जाओ, ठीक है, समझदारी से यूज करें, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें। इससे क्या हो जाएगा, वाटर को रिन्यू होने में जो है उसका टाइम मिल जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेज यूज केयरफुल एंड गिवन टाइम टू गेट रिन्यूड, ठीक है, उसे क्या इज कॉल्ड एज रिसोर्स डेप्लीशन। अब जब उनको रिन्यू करने का टाइम दिया तो संसाधनों का डिप्लीशन तो होगा नहीं, रिसोर्स पोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव नोट पे लेके चलेंगे तो हमारा बी आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड एज व्हाट। रिसोर्सेज को जो है उपयोग करने और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संरक्षित करने के की जरूरत को, इसको बीच संतुलन स्थापित किया जाए, इसको क्या कहा जाता है। डेवलपमेंट, डिवेल्युएशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, विकास कहा जाता है या अवमूल्यन कहा जाता है। विकास एक तरफा हो गया, तो यहाँ पर कहा कि यूज भी करना है और उसको कंजर्व भी करना है, इसके लिए कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेन करेगी अगली जनरेशन के लिए भी, क्योंकि आपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया है कि आपने तो उसका ऑप्टिमम यूज कर ही लिया, वेस्टेज नहीं किया, और वेस्टेज नहीं करने के साथ साथ फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी उसको छोड़ के जा रहे हैं। जैसे अब एयर है तो वो अगर साफ सुथरी है तो ठीक है, अगर उसको आप पोल्यूट कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन पे दिक्कत आएगी, तो इससे कहा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। आप पेड़ ज़्यादा लगाएंगे और पोल्यूशन कम करेंगे तो आप ये कहा जाएगा कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है, फ्यूचर की जनरेशन के लिए चीज़ें छोड़ी है। ठीक है, रिसोर्सेज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग बींग्स, उनको क्या कहा जाता है। वो रिसोर्सेज जिनको लिविंग बींग से डिराइव किया गया है, ठीक है, जीवित चीजों से। एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन है, तो उसमें दो ही आप देखेंगे, एक बायोटिक और एक नॉन बायोटिक। ठीक है, ए बायोटिक। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग बींग से मिले हैं वो हो गए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है। ह्यूमन रिसोर्स हमने बात की थी, जब ह्यूमंस को पढ़ा लिखा दिया जाए, स्किल दे दी जाए, तब वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, कोल तो नहीं है, ठीक है, ये हमसे नहीं बनता। डॉक्टर हो सकता है, ट्रेन मैन मेड रिसोर्सेज है, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। थोरियम इज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये भी कट गया, तो हमारा सही आंसर हो गया डॉक्टर। डॉक्टर ऐसा रिसोर्स है जो कि आपको सोलर एंड विंड एनर्जी इन एग्जांपल ऑफ व्हाट। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आप पढ़ते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये किसके एग्जांपल है, नवीकरण के। क्या इनको दोबारा से बनाया जा सकता है, यूज किए जाए, और पवन, बिल्कुल ये तो चलती रहेगी, तो हमारा सही आंसर यही हो गया। रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, नवीकरणीय संसाधन है, ग्रीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है इसको। ठीक है, इससे पोल्यूशन नहीं होता और ये कभी खत्म भी नहीं होते। नॉन रिन्यूएबल ये तो कट ही गया। पोटेंशियल रिसोर्सेज जिसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया, ये तो यूटिलाइज हो गए हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज तो ह्यूमन को ही रिसोर्स के रूप में यूज करना होता है, तो हमारा ए आंसर हो गया इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसकी फ़ॉन्ट थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसके फ़ॉन्ट मॉडिफाई नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, मैं अभी इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ।
अब ये हो गया, ठीक है, साथ साथ हो जाएगा ये। पेट्रोलियम एग्जाम्पल है किसका, पेट्रोलियम किसका एग्जाम्पल है, एक्चुअल रिसोर्सेज का, पोटेंशियल रिसोर्सेज का, या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का, या नन ऑफ द। पेट्रोलियम जो है आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअल रिसोर्स हो गया, इसके स्टॉक्स भी आप आइडिया लगा सकते हैं कितना है, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज थोरियम आएगा, थोरियम जो कि हमें पता है कि कितना है, लेकिन अभी इसको यूज नहीं किया गया है, आगे भविष्य में इसके यूटिलाइजेशन के चांसेस हो गए, तो हमारा आंसर ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा सबसे इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी आप देखिए, अगर आपके पास लैंड है तो आप जिंदा रह सकते हैं, वाटर है तो भी, ये सारे वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, तो अगर अगर यहाँ ऑल ऑफ द अबव ना दिया गया हो तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एयर, क्योंकि एयर के बगैर आप कुछ ही मिनट जी पाएंगे, पानी के बगैर तो आप शायद 2-4 दिन निकाल भी लेंगे, लैंड के बगैर भी आप कहीं पर पानी वगैरह में किसी तरीके से रह लेंगे, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स पूछा जाए तो ऑल ऑफ द हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में वायु यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, इज ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है रिसोर्सेज का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन जो है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वर्ल्ड के अंदर, उसका कारण क्या है, लैंड एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सेटलमेंट्स। तो कौन सा सही कारण है, भूमि और जलवायु, ये सही कारण है। अगर आपका लैंड समतल है तो आदमी ज़्यादा रहते मिलेंगे, अगर क्लाइमेट ठीक है तो वहाँ लोग ज़्यादा रहते मिलेंगे। अब देखिए जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान बहुत सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया जो है वो मरुस्थल है। तो लैंड एंड क्लाइमेट ने डिसाइड किया, क्लाइमेट अकेला नहीं हुआ, ठीक है, वेजिटेशन भी नहीं। अब देखिए जैसे हरियाणा के अंदर अभी कम है वन, लेकिन पॉपुलेशन तो है, और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर भी मान लीजिए पेड़ कम है लेकिन पॉपुलेशन तो है, लेकिन लैंड एंड क्लाइमेट जो है वो बड़ा फैक्टर है जो कि असमान वितरण को डिसाइड करता है, ठीक है। तो सेटलमेंट तो बाद में, ये तो मैन मेड चीज हो गई ना, उस पर इतना नहीं आएंगे, हमें सही आंसर निकालना होगा अकॉर्डिंग टू लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, कौन से रिसोर्स को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहा जाता है, ऐसे रिसोर्स जो कॉमन तरीके से हर कोई यूज कर पाए, पॉपुलेशन का जो है सब लोग यूज कर पाए, उसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपके गांव के आसपास या आपके शहर के आसपास कोई जमीन खाली पड़ी है, वहां पर घास हो गई है, ठीक है, या कुछ जंगल हो गए, वहां पर लोग अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं या चराने के लिए लेके जाते हैं, तो वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं जो कि किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है, उसको सभी यूज करते हैं, उसको कम्युनिटी लैंड कहते हैं। इंडिविजुअल बिल्डिंग इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ये तो एक ही आदमी की होगी और दोनों भी नहीं होगा, ठीक है, तो कम्युनिटी लैंड उसको कहा जाता है। यहाँ पर हमारी ये क्लास को हम एंड करते हैं, उसके बाद नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी है, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट लगा है, तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हमारी फीडियाज एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए आप, वहाँ पर आपको AEES के प्रीवियस ईयर टेस्ट के रूप में, फ्री टेस्ट के रूप में अवेलेबल है। उसके अलावा अगर KVS PRT की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर, अगर आप कोर्स में ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हैं तो लगभग 10 से 15 क्लासेज आपको फ्री, डेमो क्लासेस, हर सब्जेक्ट की 2-2 क्लासेज आपको फ्री मिल जाएगी वहाँ पे। सेम चीज़ फॉर DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत सारी डेमो क्लासेस वहाँ फ्री मिलेगी। आपको पसंद आती है तब तो आप एनरोल कीजिए, ठीक है, आप पहले देखिए, कंटेंट देखिए, उसके बाद उसको एनरोल कर लीजिए। और अगर आप सभी बच्चे जो है KVS या DSSB में TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जनरल पार्ट के लिए हमने जो है कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आप उसकी डेमो क्लास देखिए और आप तैयारी शुरू कर सकते हैं एनरोल करके। चलिए, आपको सबको जो है एंडिंग नोट पे पॉजिटिव जोन में छोड़ के जाते हैं। पॉजिटिव जोन में देखिए 2 चीज़ें हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप जो है परफॉर्म करेंगे। अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव नोट पे लेंगे, कठिनाई है, कठिनाई को भी तो ये सोचिए ना कि आपके सामने कठिनाई नहीं है, पूरे वर्ल्ड के सामने कठिनाई है। आप ड्राइव करते हैं, सड़क कभी टूटी हुई मिलती है, कभी बहुत बड़े गड्ढे मिलते हैं, कभी स्मूथ मिल जाती है। सड़क हमें क्या बता रही है, जीवन के रास्ते ऐसे ही हैं, ठीक है।
लेकिन अगर आप उस खड्डों से बाहर निकल जाएंगे तो आपको अच्छी सड़क भी मिलेगी, ठीक है। और अगर आप चलते रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर रास्ता टूटा हुआ है तो आप रुक जाएंगे, आपका गोल यहाँ पर है, लेकिन आपको टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी जाना है, स्मूथ रास्तों से जाना है, अपने गोल की तरफ बस पढ़ते रहिए, चलते रहिए, डेली अपने गोल की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है, डेली पढ़िए। आपको अगर कोई डिमोटिवेट करता भी है तो वो डिमोटिवेट को आप ये मान के चलिए कि आपको मोटिवेटिंग फैक्टर बना लीजिए उसको, कि वो आदमी मुझे कह रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो आप सोचिए कि आप अपने आप को कैसे उस आदमी को जो है साबित कर पाओगे और खुद को साबित कर पाओगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है अपना मोटिवेशन बना के रखिए, पढ़ते रहिए, खुश खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।